तो स्वागत है आप सभी का नए वीडियो में। तो आज हम लोग साइंस का आरआरबी ग्रुप डी का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान डैश से जल के 6 अणु बनते हैं। प्रकाश संश्लेषण में कितने जल के अणु से 6 अणु बनते हैं? तो इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे प्रकाश संश्लेषण को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि CO2 वायुमंडल से लेगा, फिर जल से जड़ जड़ से जल लेगा, भूमि से जल लेगा, ठीक है। अब देखिए क्या बनता है, तो CH2O6 कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बनता है, और देखिए 6H2O बनता है और 6O2 बनता है, ठीक है। और इसको जब आप बैलेंस कीजिएगा, जब आप इसको बैलेंस कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। और ये भी 6 हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे 12 जल के अणु से कितने जल के अणु बन रहे हैं? 6 जल के अणु बन रहे हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, ठीक है। जब प्रकाश अविलंब के अनुदिश आपतित होता है तो हवा से होते हुए जल में प्रवेश करता है, तो प्रकाश की दिशा क्या होगी? अब देखिए, मान लीजिए कि ये हवा है, ठीक है। ये हवा है और ये क्या है? ये जल है, ठीक है। अब यहाँ से ये प्रकाश आएगी, ठीक है, और लंब के अनुदिश आएगी ना भाई, तो ये सीधी निकल जाएगी, ठीक है। लंब के अनुदिश आएगी तो सीधी निकल जाएगी। अगर अगर ये क्या है? ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। तो अगर वो तिरछा आता तो अविलंब के अनुदिश मुड़ता, लेकिन यह लंब के ही अनुदिश आएगा तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो प्रकाश की किरण सीधे आर पार हो जाएगी। ओके। थर्ड क्वेश्चन जो है इसको थोड़ा होल्ड पे रखेंगे, ठीक है। इसको होल्ड पे रखेंगे, बाद में इसको करेंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आते हैं। यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अब क्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इससे निकलने वाली गैस चूने के पानी के रंग को दुधिया कर देती है। यौगिक ए का चयन कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए, अगर अम्ल को किसी भस्म के साथ अब क्रिया कराएंगे, जैसे किसी सोडियम कार्ब, देखिए CO2 क्या करता है? ये चूने के रंग को क्या दूधिया कर देता है, चूने के रंग को दूधिया कर देता है, ठीक है। अब अगर हम लोग HCl का अगर इससे रिएक्शन कराएंगे तो CO2 आएगा? कभी नहीं आएगा। इससे भी नहीं आएगा, अ, ये तो इससे भी नहीं आएगा। लेकिन इससे जब हम लोग कराएंगे ना, तो इससे रिएक्शन हम लोग कराएंगे तो क्या CO2 हम लोग को मिलेगा, ठीक है। इसका ऑप्शन होगा बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें आते हैं कि इसको सुमेलित करना है कि 3 धातु का गलनांक दिया हुआ है। अब देखिए, जो सबसे ज़्यादा किसका होता है? सबसे ज़्यादा होता है CaO का, ठीक है। CaO का सबसे ज़्यादा होता है कितना? 2850 होता है, ठीक है। और 2 नंबर में होता है इसका NaCl का 1074, और CaCl2 का कितना होता है? 1045। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए क्या कहता है। परागकण को वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित करने के बाद सबसे पहले इसका क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है कि यह नाभिक को बीजांड में स्थानांतरित करने के लिए एक नलिका विकसित करता है। नलिका विकसित होगा तब ना वो परागकण जो आएगा और उस अंडाशय में चला जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब 7 नंबर देखते हैं कि कि तांबे के तार में 3 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करने पर उसके माध्यम से 0.1 एम्पियर की अपरिवर्तित धारा गुजरती है। तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। हाँ, तो देखिए आप लोग एक ओम का नियम पढ़ा होगा। V बराबर आई आर, ठीक है। V बराबर आई आर, ठीक है। ओम का नियम V बराबर आई आर। हम लोग को क्या दिया? हम लोग को V दिया है, I दिया है, लेकिन R का मान पूछ रहा है। तो R का मान कैसे निकालेंगे? V को I से भाग करेंगे तो अब देखिए, अब V कितना है? V आपका 3 वोल्ट है, और एम्पियर कितना है? विद्युत धारा 0.1 है। तो अब देखिए, अब 3 है और 0.1 है, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक 0 चला जाएगा, और 30 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। ओके, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहता क्या है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें आवर्त में मौजूद तत्वों की संख्या होती है। अब देखिए, पहले में कितना? पहले में 2 होता है, ठीक है।
दूसरे में 8 होता है, तीसरे में 8 होता है, चौथा में 18 होता है, पाँचवा में 18 होता है, छठा में 32 होता है, सातवां में 32 होता है। ठीक है, आप लोग पीरियोडिक टेबल में भी देख सकते हैं, लेकिन हमसे पूछा गया तीसरे से, पूछा तीसरे से, तो पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब यहाँ से हम लोग का ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो है नहीं, क्योंकि इसमें 2 18 है, तो इसमें एक ही 18 है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसका ऑप्शन क्या कहता है। तो ऑप्शन नंबर बी में ही क्या होगा, 8 8 18 18 32 82, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। अब ये देखिए, इसमें से कौन सा कथन गलत है, इसमें से कौन सा कथन गलत है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए, एम MnO2 का MnCl2 में अपचयन हो रहा है। अपचयन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का निकलना, तो इससे ऑक्सीजन निकल रहा है, तो सही बात है। अब देखिए, इसमें अगर Cl2 का HCl में ऑक्सीकरण हो रहा है, अब Cl2 का HCl में HCl में ऑक्सीकरण, हाँ, तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन निकल रहा है कि नहीं, इसमें क्या हाइड्रोजन इससे निकल रहा है, ठीक है, इसलिए अब हो जाएगा HCl का Cl2 में ऑक्सीकरण, यही का ऑप्शन क्या है, गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें कहता है कि इनमें से कौन सा यौगिक ससंयोजक यौगिक का उदाहरण है। देखिए, NaCl आयनिक यौगिक है, CaO आयनिक यौगिक है, MgCl2 ये भी आयनिक यौगिक है, P2O5 क्या है, यही सहसंयोजक यौगिक है। ओके, सहसंयोजक यौगिक वह यौगिक होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनों के साझा द्वारा बॉन्ड बनता है। ठीक है, लेकिन आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, जैसे Na हो गया, फिर Cl हो गया, तो इसका एक ए अपना एक इसका देगा, इससे ले लेगा, तो ये आदान प्रदान से होता है। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए, सामान्य मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, जबकि जनन कोशिका में डैश होते हैं। अब देखिए, जो सामान्य में 46 गुणसूत्र होता है, लेकिन जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उसमें इसका आधा होता है, आधा एक्स में होता है या फिर आधा वाई में होता है। ठीक है, तो आधा आधा होता है, तो आधा कितना, आधा 23 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, बहुत ही अच्छे से हम आप लोग को समझा देंगे, कृपया वीडियो में बने रहें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही मॉक टेस्ट का सीरीज हम लोग ग्रुप डी एग्जाम तक चलाएंगे साइंस का। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं कि स्वपोषियों की कुछ अभिलाक्षणिक विशेषताएं नीचे दी गई हैं। ठीक है, कथनों में कौन सा स्वपोषियों के संबंध में गलत है, कौन सा गलत है स्वपोषियों के संबंध में, इसको हमको बताना है। तो देखिए, जो स्वपोषी होते हैं ना, उसको प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है, प्राथमिक उत्पादक भी कहा जाता है। ठीक है, स्वपोषियों की कार्बन और ऊर्जा संबंधी आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी करते हैं, बिल्कुल पूरी करते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा ही ग्लूकोज लेते हैं। अब सभी हरे पौधे, कुछ जीवाणु स्वपोषी होते हैं, अब सभी हरे पौधे भी होते हैं, और कुछ जीवाणु में क्या होता है ना, कि जो शैवालों में जीवाणु भी होते हैं, तो वो भी क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। अब देखिए, तुरंत उपयोग नहीं किए जाने पर कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहता है, बिल्कुल गलत आता है, क्योंकि पौधों में क्या सुक्रोज के रूप में क्या होता है, सुक्रोज के रूप में संचयित रहता है, सुक्रोज या स्टार्च जो बोल दे। ठीक है, यही ये ऑप्शन इसका गलत होगा, लेकिन गलत पूछ रहा है तो गलत को ही टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट। अब देखिए, रक्त के बारे में आपको बता देते हैं। देखिए, रक्त दो प्रकार का होता है, एक ठोस होता है और दूसरा द्रव होता है। ठीक है, जो द्रव होता है ना उसको प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, और जो ठोस होता है ना उसको रक्त कोशिका कहते हैं। ठीक है, इसमें RBC, WBC, प्लेटलेट्स, ये सभी आते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि रक्त के द्रव में मैट्रिक्स को क्या, द्रव को प्लाज्मा बोलते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानव प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। अंडाशय भी होता है, ओडिडक्ट भी होता है, फेलोपियन ट्यूब भी होता है, लेकिन ओस डेफरेंस ये नहीं है मानव प्रजनन तंत्र का। नेक्स्ट, अब 15 नंबर क्वेश्चन को भी हम रखते हैं होल्ड पे। ठीक है, इसको हम कराएंगे क्वेश्चन के एंड में, क्योंकि ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें कह रहा है कि अब देखिए, अब
इसमें क्या कह रहा है, अब इसमें कह रहा है ना कि इसका मतलब विद्युत धारा इसको बताना है, ठीक है। तो आप लोग ने एक फॉर्मूला बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, P बराबर वी आई, ठीक है। अब देखिए इसमें V का मान कितना दिया है, V का मान दिया है 240, ठीक है, और I का मान तो हम लोग को निकालना है, और P का मान कितना दिया है, तो 1.5 किलोवाट, 1.5 किलोवाट, ठीक है। अब किलोवाट में इसको वाट में चेंज करेंगे तो 1500 वाट हो जाएगा, 1500 वाट हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया। अब देखिए 3 से 50 बार में ये हो गया, 8 बार में ये हो गया, ठीक है। अब 8 छक 48, 8 छक 48, 6.25 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट